चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोगैस संयंत्र अर्थात गोबर गैस के बारे में। इसके बारे में गोबर गैस के बारे में चलिए समझते हैं। बायोगैस संयंत्र क्या है और गोबर गैस क्या है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बना लेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग। हेडिंग क्या बनेगा? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के उपयोग। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे जैव द्रव्यमान। पहला जो पॉइंट है वो है जैव द्रव्यमान। जैव द्रव्यमान या इसी को हम लोग कहते हैं बायोमास। बायोमास जैव द्रव्यमान या बायोमास। चलिए समझते हैं जैव द्रव्यमान या बायोमास क्या है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं जैव द्रव्यमान या बायोमास। इसमें क्या होता है बाबू? तो पेड़ पौधे और जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे से पत्तियां गिर गई, उसके छिलके हो गए, जैसे अभी धान का कटाई चल रहा है। ठीक, अब धान तो हम लोग ले लिए, लेकिन उसका बाल जो हो गया, निवारी जिसको लोग बोलते हैं पुआल, ठीक, वो पुआल हो गया। पेड़ पौधे द्वारा ये दो चीजें हो गई जो अवशिष्ट पदार्थ उसके होंगे, और जीव जंतुओं द्वारा जो मल हो गया, जैसे गोबर, जंतुओं द्वारा दिया गया क्या जाता है? गोबर। तो गोबर हो गया। ये सारे पदार्थ को हम लोग जैव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं द्वारा जो बेकार पदार्थ निकलता है, इस बेकार पदार्थ को बायोमास कहते हैं। एक लाइन में क्लियर है ना? चलिए, क्या है? सिंपल सा, पेड़ पौधे से क्या निकलेगा? पत्ती निकलेगा। पेड़ से पत्ती हो गया, उसका छाल हो गया, छोटे मोटे टूटे हुए टहनियां हो गई। ठीक, और आपका जैसे देख लीजिए गेहूं हो गया, धान हो गया, इसका भूसा वगैरह हो गया, पुआल वगैरह हो गया, ये पेड़ पौधे से मिल गए। जीव जंतु से तो मल जो करता है, जैसे गोबर जैसे हम लोग कहते हैं, वो आपका हो गया। ये सभी जो विकार पदार्थ निकले, इसी को क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। तो बायोमास या जैव द्रव्यमान लिख के डैश मारेंगे। बायोमास या जैव द्रव्यमान लिखेगा। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं, ये जैव द्रव्यमान या बायोमास, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से निकले, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से निकले बेकार पदार्थ को, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से निकले बेकार पदार्थ को जैव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। जैव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। जैव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। किससे निकलेगा? पेड़ पौधा से या किससे? जीव जंतु से। जो भी बेकार पदार्थ मिले, जैसे गोबर क्या है? बायोमास है। ठीक है, पत्तियां बायोमास हो गया। ठीक है, ये सारी चीज बायोमास है। बायोमास जैसे गोबर, फसल कटने के बाद बचे अवशेष, जैसे में गोबर, फसल कटने के बाद बचे अवशेष, पौधों के अवशेष एवं मल, मनुष्यों का, कोई भी जीव जंतु, ये नहीं कि गोबर मतलब केवल गाय का है, भैंस का, बकरी का, या कोई भी जीव जंतु हो,
वो सभी का बल जो है वो क्या है, बायोमास है। ठीक। नंबर 2, बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस। नंबर 2 दूसरा बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस। तो बायोगैस किसको कहेंगे? तो कहता है पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो अवशिष्ट हमें मिले थे, उन अवशिष्टों के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब वो सड़े गलेंगे, विखंडित होंगे, और विखंडित होने के कारण उनसे जो गैस निकलेगा, विखंडित होने के कारण उनसे जो गैस निकलेगा, उस गैस को बायोगैस कहेंगे। क्या बाबू फिर से समझिए, पेड़ पौधे और जीव जंतु से जो बेकार पदार्थ निकलेगा, ठीक है, उन बेकार पदार्थ को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मैंने ऑक्सीजन वहां पे नहीं रहे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो सड़े गलेगा। क्या होगा? सड़े और गलेगा, और सड़ने गलने के कारण उससे जो गैस निकलेंगे, उस गैस को क्या कहेंगे? बायोगैस कहेंगे। तो बायोगैस में पेड़ मारेंगे, बायोगैस। देखिए, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से निकले बेकार पदार्थ, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से निकले बेकार पदार्थ, निकले बेकार पदार्थ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, निकले बेकार पदार्थ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विखंडित होते हैं। विखंडित होना माने वो सड़ना गलना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विखंडित होते हैं, जिससे गैस निकलता है, जिससे गैस निकलता है। इस गैस को बायोगैस कहते हैं। इस गैस को बायोगैस कहते हैं। जो गैस निकलेगा, इस गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। इस गैस को बायोगैस कहते हैं। सिंपली याद रखना है कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से निकले बेकार पदार्थ, ठीक, जैसे गोबर बेकार पदार्थ है, जीव जंतु से निकला हुआ चीज है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सड़ेगा, और सड़ने से इससे गैस जो निकलेगा, ठीक है, ये गैस जो निकलेगा इसी को क्या कहेंगे? बायोगैस। ठीक है। और जो कि जब उसमें गोबर की मात्रा ज्यादा होगा, किसकी मात्रा ज्यादा होगा? गोबर का, तो उसको कह देंगे गोबर गैस। क्या कहते हैं? गोबर गैस। स्टार मार्क इसमें नीचे लिखिएगा, स्टार मार्क लिखिएगा। बायोगैस को ही गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस को ही गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस को ही गोबर गैस भी कहा जाता है जब अवशिष्ट पदार्थ में गोबर की मात्रा, बायोगैस को ही गोबर गैस कहा जाता है जब अवशिष्ट पदार्थ में गोबर की मात्रा, अवशिष्ट पदार्थ में गोबर की मात्रा अधिक हो। अवशिष्ट पदार्थ में गोबर की मात्रा अधिक हो। जो अवशिष्ट पदार्थ हम लेंगे, उस अवशिष्ट पदार्थ में यदि गोबर की मात्रा अधिक होगी, इसकी मात्रा, गोबर की मात्रा अधिक होगी, तो उस जो गैस निकलेगा उसको क्या कह देंगे? गोबर गैस कहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ में गोबर की मात्रा अधिक होगी तो गोबर गैस कहेंगे। क्लियर? तो हम दो चीजें समझ ली, पहला बायोमास और दूसरा बायोगैस। बायोमास मतलब जो पेड़ पौधे जीव जंतु में बेकार पदार्थ रहेगा उसको बायोमास। बायोगैस उसी बेकार पदार्थ के सड़ने करने से जो गैस निकलेगा उसको बायोगैस। एक लाइन में बायोमास पेड़ पौधे और जीव जंतु के बेकार पदार्थ को क्या कह देंगे? बायोमास। बायोगैस
उसी बेकार पदार्थ के सड़ने गलने के कारण जो गैस निकलेगा उस गैस को बायोगैस। तीसरा चारकोल। तीसरा क्या होगा? चारकोल। चारकोल क्या है? चारकोल। चारकोल, चलिए चारकोल को समझते हैं। चारकोल क्या है? चारकोल क्या होता है? एक उन जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है जहां पे माने लकड़ी बहुत आयत है, लेकिन जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो धुआं में खाना बनाना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये चारकोल का व्यवस्था किया जाता है। इसमें होता क्या हो कि लकड़ी के टुकड़े को हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ लेते हैं, खंडित कर लेते हैं और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको जलाते हैं। किसके अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको हम क्या करेंगे? जलाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? चारकोल मिलेगा। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो लकड़ी के चरकूट माने आपको चकोर टुकड़े काट लिए जाते हैं और उसको सजा दिया जाता है, अच्छे से सजा दिया जाता है। सजाने के बाद गैपी दे देकर सजा दिया जाता है। सजाने के बाद इसको मिट्टी से, गीली मिट्टी से चारों तरफ से पैक करके आग को लहरा दिया जाता है। ऐसा करने से वो लहरता तो है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसके कारण उसके जलवाष्प, जो लकड़ी का जलवाष्प है और कार्बन की मात्रा को समाप्त हो जाती है। और बाद में जब इस चारकोल को हम दोबारा जलाते हैं तो ये बिना धुआं दिए अच्छा लो पे जलता है। इसी को क्या कहते हैं? चारकोल कहा जाता है। चलिए, तो चारकोल निकले से बने हुआ हो चारकोल। देखिए, देखो चारकोल, देखो जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में, जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में, जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है, तो जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है तो इसमें मौजूद पानी और वाष्पशील पदार्थ, इसमें मौजूद पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल जाता है और अवशेष के रूप में पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल जाता है और अवशेष के रूप में हमें चारकोल प्राप्त होता है। और अवशेष के रूप में हमें चारकोल प्राप्त होता है। जो अवशेष बचता है बाबू क्या होता है? चारकोल। जो अवशेष बचता है क्या बचता है? चारकोल बचता है। हेडिंग बना दो। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया ना? चारकोल क्या है? तो ये लकड़ी के टुकड़ों को ऑक्सीजन के लिमिटेड ऑक्सीजन में इसको हम जलाते हैं। जलाने के कारण जो इसमें जल रहता है, जलवाष्प रहता है, वो निकल जाता है और जो बचता है लकड़ी का टुकड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। अब हेडिंग बना दीजिए, बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस। बायोगैस संयंत्र, हेडिंग क्या बनाना है? बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या इसी को हम लोग कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं हम इसको? गोबर गैस। इस तरीके से गोबर गैस संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र। चलिए, बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र। एक पहले ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जब इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता था, लेकिन अब ये टॉपिक 5 नंबर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ठीक है, पहले 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट था,
लेकिन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 6-7 साल की अगर बात किया जाए तो एक भी बार इसको पूछा नहीं है। ये जो सामने आपको फिगर दिख रहा है, यही आपको बायोगैस संयंत्र का है। इसका फिगर है बायोगैस संयंत्र का। आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और पॉज करके इस फिगर को बना लेना है, या आप बुक से भी बना सकते हैं। पेज नंबर भारतीय उर्वरक का अगर किताब आपके पास है तो पेज नंबर 115, पेज नंबर 115, फिगर नंबर 66.4, ठीक है। किसकी बुक से बाबू? भारतीय उर्वरक का बुक से। भारतीय का जो फिजिक्स का बुक आता है 10th क्लास का, उससे पेज नंबर 115, फिगर नंबर 6.4, वही वाला फिगर को हमने यहाँ पे बनाया है। समझते हैं क्या है? जो इसको बनाने के लिए मिट्टी में गड्ढा खोद दिया जाता है। क्या करते हैं? मिट्टी में गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं और उस गड्ढे में नीचे पहले बेस तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? बेस तैयार किया जाता है। ईटा उटा बिछा के अपना तैयार कर लेते हैं। और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से एक दीवार बनाया गया। क्या बनाया गया? इसको दीवार बनाया गया। दीवार बनाने के बाद इस तरीके से इधर भी दीवार जोड़ देते हैं और ये ढलैया करके ढलाई से इस तरीके से डिजाइन। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये सारे मिट्टी है। ये सब क्या है? मिट्टी भरा हुआ है। ये सब मिट्टी भरा हुआ है। चलिए, इसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ईंट का। किसका प्रयोग करते हैं? ईंट का, ठीक है। ईंट से इसको गुंबद नुमा इस तरीके से डिजाइन बनाकर, गुंबद इसको बोलते हैं, ये इस तरीके से गुंबद नुमा डिजाइन बना दिया जाता है। और इसमें यहां से समझते हैं गोबर को और पानी को, किसको? गोबर को और पानी को मिक्स किया जाता है। और मिक्स करके ये दो गारा, जब गोबर और पानी मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? गारा बोलेंगे। इस गारा को यहाँ डालते हैं। ये चूंकि स्लोप रहता है, खुद देख सकते हैं, इस स्लोपिंग से गारा आ जाएगा पाचित्र में। समझो, सबसे पहले गोबर गैस को बनाने के लिए ईंट से दीवार बनाते हैं और इस गुंबद को बना दिया जाता है। बनाने के बाद गोबर और पानी का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं गारा। इस गारा को यहाँ से डालते हैं। ये डालेंगे तो यहाँ से सड़क क्या हो जाएगा? काम पाचित्र में। इसको बोलते हैं पाचित्र। ये पाचित्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे टूटने लगेगा, विखंडित होने लगेगा। जो अनऑक्सीकृत सूक्ष्म जीव होते हैं इसको तोड़ने लगेंगे। जब इसको तोड़ेगा ये कई दिन का प्रोसेस इसमें लग जाता है, 8 से 10 दिन का समय लगता है, ठीक है। जब यहाँ पे टूटेगा तो ये सड़ने लगेगा। सड़ने के कारण गैस निकलेगा। तो इस गैस टंकी, इसी के ऊपर जो भाग रहता है, ऊपरी भाग, इसमें ये क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जमा होने के बाद यहाँ पे पाइप लगा हुआ रहता है और रेगुलेटर वगैरह की मदद से हम इसको अपने घर में लेके जा सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम इसको निकाल लिए, गैस 10 दिन 15 दिन पर निकाल लिए, तो फिर से इसमें गारा डालेंगे, प्रोसेस। अब यहाँ पर जो पाचित्र में बच जाता है, ठीक है, जो आपका अवशेष जो बच गया गैस लेने के बाद, गैस याद है ऊपर में रहेगा, नीचे नहीं। ये जो पाचित्र में बच जाएगा अवशेष, इसको इधर से, ये निकास द्वार है, इधर से इसको निकाल लेंगे। इधर से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। माने इधर से डालेंगे, इधर से क्या करेंगे बाबू? डालेंगे और इधर से होते हुए क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ये जो गैस इसमें जो रहता है, इसमें लगभग 75%, कितना प्रतिशत? 75% तक मेथेन होता है। कितने प्रतिशत तक? 75% तक मेथेन होता है। और मेथेन काफी अच्छा ज्वलनशील पदार्थ है, जिसके कारण हम इसको भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने समझिए, तो ये आपके घर में हम इस पॉइंट को जोड़ के पहुंचा दिए ना, तो एलपीजी जैसा हो गया। कैसा हो गया? एलपीजी, जो आप सिलेंडर लगाते हैं चूल्हा में और रेगुलेटर लगा के आप जलाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही वर्क करेगा जैसे आपका एलपीजी वर्क करता है। उसमें कोई अलग नहीं होता। उसी तरीके से आप अपना चूल्हा में जोड़ दीजिएगा पॉइंट को, रेगुलेटर स्टार्ट कीजिएगा और आपका खाना पकने लगेगा बिना धुआं दिए। इतना अच्छा चीज है। ये जो बचा हुआ जो यहाँ पर हो गया, जो पाचित्र में जो बचा हुआ गोबर रह गया, इसको हम निकाल लेंगे। यह एक उच्च क्वालिटी का खाद है। एक कैसे क्वालिटी का? उच्च क्वालिटी का, काफी अच्छे क्वालिटी का खाद है।
ठीक है। इस खाद को हम लेकर जाएंगे और खेत वगैरह में क्या कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, एकदम भरा पड़ा होता है। और नाइट्रोजन फास्फोरस भरपूर मात्रा में होने के कारण ये हमारे लिए एक अच्छा खाद है। फिर से समझते हैं पूरी चीज को। गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र को बनाने के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है। ईंट से इसकी दीवार बनाई जाती है और एक गुंबद को बनाया जाता है। गुंबद वगैरह बन के रेडी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गोबर और पानी को मिलाकर गारा बनाएंगे। किसको मिलाकर? गोबर और पानी को मिलाकर गारा बनाएंगे और इस गारा को यहाँ से डालेंगे। ये कहाँ पहुंचेगा? पाचित्र में। पाचित्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ अनऑक्सी सूक्ष्म जीव रहेंगे, वैसे सूक्ष्म जीव जिसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अनऑक्सी सूक्ष्म जीव यहाँ पे रहेंगे। ये अनऑक्सी सूक्ष्म जीव इस गोबर के जटिल को, जो जटिल यौगिक है, इसको भी खंडित करेगा, तोड़ेगा। ठीक है। तोड़ने के कारण ये सड़ने लगेगा और सड़ने से गैस निकलेगा। वो गैस कहाँ जमा होगा? गैस टंकी में। ठीक है। और इसी गैस टंकी में पाइप लगा रहेगा और इस पाइप से हमारे घर तक पहुंचेगा, जिससे हम भोजन बना सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? भोजन भी बना सकते हैं और लाइट का भी व्यवस्था कर सकते हैं फिलामेंट लगाकर। ठीक है। अब आगे ये चूंकि गैस हम लोग ले लिए, अब इसको निकालना है। इधर से निकास द्वार होता है। कौन सा द्वार होता है? निकास द्वार। इस निकास द्वार की मदद से यहाँ बचे हुए अवशिष्ट गोबर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो बचा हुआ गोबर था, एक उच्च कोटि का खाद इसमें होता है। कैसे कोटि का? उच्च कोटि का खाद होता है। खाद के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए एक अच्छा खाद है। ये जो गैस जो हमारा निकला, ये गैस काफी अच्छे मात्रा से जलेगा, बहुत अच्छे तरीके से जलेगा, क्योंकि इसका मेन जो अवयव होता है वो होता है मीथेन। मेन अवयव कौन है बाबू? मीथेन। जो गैस निकलेगा उसमें 75% तक, कितने प्रतिशत तक? 75% तक मीथेन होता है, और जिसके कारण ये हमारे लिए एक अच्छा ईंधन का, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक। अब हम लोग हेडिंग बना लेंगे, गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र। लिखते चलना है बाबू, बहुत ही नहीं करना है। हेडिंग क्या बनाना है? बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र। एक तरफ फिगर बना लेना है, आपकी मर्जी। वीडियो को पॉज करके यहां से भी बना सकते हैं, लगभग ठीक ठाक फिगर बन गया है। और या फिर पेज नंबर 115 फिगर नंबर 6.4 भारती भवन के किताब से बना सकते हैं। ठीक। बायोगैस संयंत्र नीचे लिखेंगे, फिगर के लिए जगह आप छोड़ सकते हैं, नीचे लिखेंगे। देखिए, बायोगैस संयंत्र को बनाने के लिए बायोगैस संयंत्र ईंटों से बना, बायोगैस संयंत्र ईंटों से बना, बायोगैस संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद रूप है। बायोगैस संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद रूप संरचना है। बायोगैस संयंत्र ईंटों से बना एक गुंबद रूप संरचना है। गोबर और पानी का गारा, गोबर और पानी का गारा मिश्रण टंकी में, गोबर और पानी का गारा मिश्रण टंकी में बनाया जाता है। इसी को हम लोग मिश्रण टंकी बोल सकते हैं। मिश्रण टंकी में बनाया जाता है, मिश्रण टंकी में बनाया जाता है, जहां से यह पाचित्र में पहुंच जाता है, जहां से यह पाचित्र में पहुंचना नहीं है, जहां से यह पाचित्र में पहुंचाया जाता है।
पाचित्र में पहुंचाया जाता है। पाचित्र में पहुंचाया जाता है। पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है, ये बंद कोष्ठ होता है। पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है, पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है जिसमें, पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। उसमें लिखेगा अनॉक्सी सूक्ष्मजीव, अनॉक्सी सूक्ष्मजीव, अनॉक्सी सूक्ष्मजीव गोबर गारा के, अनॉक्सी सूक्ष्मजीव गोबर गारा के, गोबर गारा के जटिल यौगिकों को, अनॉक्सी सूक्ष्मजीव गोबर गारा के जटिल यौगिकों को, जटिल यौगिकों को विघटित करते हैं, जटिल यौगिकों को विघटित करते हैं, विघटित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लो बाबू, विघटित करते हैं, पैराग्राफ चेंज। विघटन प्रक्रिया को, विघटन प्रक्रिया को, विघटन प्रक्रिया को पूरा होने में, विघटन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं, विघटन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं और तब, विघटन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन लगते हैं और तब यह, कुछ दिन लगते हैं और तब यह मीथेन, तब यह मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, तब यह मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, तब यह मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, तब यह मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस, जैसे गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। बायोगैस को पाचित्र के ऊपर, यही जो सब गैस हुआ ना, इसको बायोगैस कहेंगे। बायोगैस को पाचित्र के ऊपर, बायोगैस को पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में, बायोगैस को पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में, पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, पाचित्र के ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, जहां से इसे पाइप द्वारा, जहां से इसे पाइप द्वारा, जहां से इसे पाइप द्वारा उपयोग के लिए, जहां से इसे पाइप द्वारा उपयोग के लिए भेजा जाता है, जहां से इसे पाइप द्वारा उपयोग के लिए भेजा जाता है, भेजा जाता है, पाइप द्वारा उपयोग के लिए भेजा जाता है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज लिखेगा चूंकि बायोगैस में, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा चूंकि बायोगैस में 75% तक, चूंकि बायोगैस में 75% तक मीथेन होता है, चूंकि बायोगैस में 75% तक मीथेन होता है
अतः यह उत्तम ईंधन है। 75% तक मिथन होता है, अतः यह उत्तम ईंधन है। अतः यह उत्तम ईंधन है। बायोगैस धुआं रहित, बायोगैस धुआं या उतना छोड़ दो। बायोगैस बिना धुआं के जलता है, बायोगैस बिना धुआं के जलता है तथा कोई अवशेष, बायोगैस बिना धुआं के जलता है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ता, तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ता, कोई अवशेष नहीं छोड़ता। इसके साथ साथ इसमें तापन की उच्च क्षमता, इसके साथ साथ इसमें तापन की उच्च क्षमता, इसके साथ साथ इसमें तापन की उच्च क्षमता, तापन की उच्च क्षमता होती है, तापन की उच्च क्षमता होती है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए, बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है, प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब खाद वाला कार्य बच गया। पैराग्राफ चेंज, बचा हुआ गारा समय समय पर हटा लिया जाता है, बचा हुआ गारा समय समय पर हटा लिया जाता है, बचा हुआ गारा समय समय पर हटा लिया जाता है। और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में, और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में, और इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में किया जाता है, उत्तम खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। ये तो हो गया, सब चीज हो गया। अब ये है कि ये नवीकरणीय स्रोत है कि अनवीकरणीय है। तो ये नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि कभी भी मल जल, कभी भी माने गोबर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मानव जीवित रहेंगे तो पशु का पालन करेंगे, और पशु पालन करेंगे तो गोबर हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए यह कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। उसमें लिख लीजिएगा, कंटिन्यू लिख लो। बायोगैस संयंत्र ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बायोगैस संयंत्र ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू बायोगैस संयंत्र से लाभ और पवन ऊर्जा, बायोगैस संयंत्र से लाभ और पवन ऊर्जा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए अगर कोई भी दिक्कत रहा होगा, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हॉल में वीडियो बनाते हैं तो आपका आवाज हल्का गूंजता है, ठीक।
इसके अतिरिक्त अगर साउंड प्रॉब्लम के अतिरिक्त कोई प्रॉब्लम हो, वो भी नॉमिनल होगा हल्का सा, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, जो भी चीज़ें रहेगा नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और हो सके तो लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है वो जान ले। याद रखिएगा, इसमें जो चीज़ें हमने लिखवाया ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बायोगैस यंत्र में या गोबर बायोगैस में मीथेन कितनी मात्रा में होता है, या बायोगैस में कौन कौन से गैसों का मिश्रण है, या बायोगैस यंत्र से निकले खाद में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये चीज़ें पूछती है ऑब्जेक्टिव में। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बाकी हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं।